अगर मैं बात करूँ यूएस टूरिस्ट वीज़ा की तो क्या प्रोसीजर रहता है? अगर हम नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा की बात करें तो एक B1 B2 कैटेगरीज होती है। सबसे पहले आपका जो है एक यूएस पोर्टल क्रिएट होता है। पोर्टल के बाद आपका DS-160 फॉर्म होता है जो कि आपकी सारी डिटेल्स जो है DS-160 फॉर्म में मेंशन्ड होती है। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है जिसे एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट या फिर नॉर्मल अपॉइंटमेंट बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका एक इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है जिसमें हम इंटरव्यू प्रिपरेशन लोगों की करवाते हैं। कौन कौन सी जो लोग होते हैं मिस्टेक्स अक्सर कर देते हैं? बेसिकली DS-160 फॉर्म ही मेन चीज होता है यूएस वीजा के फॉर्म फिलिंग में। आजकल जो कस्टमर्स हैं कहते हैं कि हम अपना फॉर्म खुद ही फिलअप कर लेंगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं उनको जी। काफी शौक होता है घूमने फिरने का, तो उनके लिए जो वीजा का चांस लगना कितना हाई होता है या फिर कम होते हैं चांसेस उनके लिए? यूएसए चाहता है कि हमारे कंट्रीज में लोग घूमने आए। ऐसा नहीं वो वीजा नहीं देना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि आप हमारे पास आओ, घूमो, 6 मंथ तक स्टे कीजिए, आप यहाँ जॉब के पर्पज से ना आए। बेसिकली यूएस का तो यही कंसर्न है। सोलो ट्रेवल का यही मेजर एक कंसर्न रहता है कि उनको वीजा मिल जाता है बट उनकी ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी हो तो। फ्रेशर पासपोर्ट्स पे जनरली नहीं मिलते हैं वीजा नहीं। ज्यादातर। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम फ्रेश पासपोर्ट्स पे भी करवा देते हैं, वो 100 में से कोई एक केस होगा। जनरली ऐसे वीजाज नहीं मिलते। जो जेन्युइन बात है, हर कोई ये बात नहीं बताता। आई थिंक इस इंडस्ट्री का काम ये था कि फाइल प्रोसेस करके देना, है ना? इसकी एक मिनिमम फीस होती थी, लेकिन अब इसको ही बिजनेस बना दिया, लाखों चार्जेस करने। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अवेयर नहीं है लोग इस चीज को लेके कि जनरली फीस कितनी होनी चाहिए। हर कोई आज के टाइम पे गूगल कर रहा है और गूगल करके बहुत सारी उनके पास लिस्ट आ रही है, बट वो जाए कहाँ उनको यही नहीं पता लग रहा। मैं समझता हूँ इसमें अगर गाइडेंस नहीं होगी आपके पास, अगर प्रॉपर चीजें आप सर्च नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे स्कैम का शिकार होंगे और 5 लाख 10 लाख 20 लाख एक्सपेंड करोगे। नमस्कार सर, हेलो जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। मैं भी बढ़िया। सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है कि इमिग्रेशन इंडस्ट्री में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? जी मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर कोई चाहता है कि वो जॉब से बिजनेस में आए। तो हर किसी की लाइफ की जर्नी पहले जॉब से ही होती है, ज़्यादातर हम देखते हैं। हुँ। तो मेरी भी कुछ ऐसी स्टोरी है। मैंने भी अपनी लाइफ की जर्नी पहले जॉब से स्टार्ट की और उसके बाद फिर मैं इमिग्रेशन लाइन में आया। जर्नी आसान नहीं थी बट फिर भी मैं इसमें काफ़ी मैंने सर्च किया, काफ़ी डेप्थ तक चीज़ें समझी। उसके बाद मुझे पता लगा कि मुझे इस लाइन में आना है। हुँ। तो करियर चूज़ करना इतना आसान नहीं होता है, बट इमिग्रेशन लाइन इट्स अ वेरी टफेस्ट लाइन एट दिस टाइम। तो बहुत सोच समझ के मैं यूएस वाली जर्नी में आया हूँ हुँ। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया है वो नियर अबाउट 2018 से स्टार्ट किया है इमिग्रेशन लाइन में। उससे पहले मैं जॉब कर रहा था हुँ। एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट। ओके। जी। जैसे आपने खुद ही बताया कि यूएस में आप डील करते हैं, जी तो पर्टिकुलर यूएस ही क्यों? मैम, यूएस में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हुँ। बाकी अगर हम अदर कंट्रीज़ में देखें तो उसमें इतनी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है। जी। उसका रीज़न ये है कि यूएसए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के लिए। हुँ। अब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ से क्या मतलब है, इसमें H1B वीज़ा भी होता है, B1 हुँ। B2 भी होता है और सबसे अच्छी बात इसका जो है 10 साल की स्टैम्पिंग होती है B1 जी। B2 का, जो कि नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा होता है। तो लोग इसमें इंटरेस्ट इनका ये रहता है कि 10 साल के वीज़े पे वो 6 महीने स्टे कर सकते हैं यूएस में। हुँ। बाकी कंट्रीज़ में हमें 10 साल की स्टैम्पिंग देखने को नहीं मिलती। हुँ। एक तो ये मेन रीज़न है। जी। जी, अगर मैं बात करूँ कि अपॉर्च्युनिटी जहाँ होती है, वहाँ चैलेंजेस भी होते हैं, जी, और आपने तो एक जॉब से फिर एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और वो भी इमिग्रेशन में। जी। आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारे आए। चैलेंजेस सबसे पहले होता है कि कोई भी चीज़ एकदम से शिफ्ट हुँ। नहीं होती है, उसके लिए आपको तैयारी करनी होती है, हुँ। उस चीज़ के बारे में समझना होता है। आप जब तक उस चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं पता लगेगा। हुँ। तो सबसे पहले यूएसए को जानने के लिए आपको स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन-कौन सी कैटेगरीज़ आती हैं, कौन-कौन सी इसमें वीज़ाज़ हैं, ये हुँ। सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी पहले। जी। अगर मैं बात करूँ यूएस टूरिस्ट वीज़ा की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जी। क्लाइंट्स की क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं? क्लाइंट्स बेसिकली अभी अगर मैं बात करूँ यूएस से B1 B2 वीज़ा की, जो कि एक नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा है। हुँ। ये एक टूरिस्ट वीज़ा होता है।
जो कि लोग ज़्यादातर इसी में अप्लाई करते हैं यूएस में जाने के लिए। ओके 2015 में इसका जो है जो इसका रेशो था नॉन इमिग्रेंट्स यूएस वीज़ा B1 B2 का, वो 11 मिलियन के नियर अबाउट था, जो कि पीक था उस टाइम पे। ओके द रीज़न बिहाइंड कि उस टाइम पे यूएसए के स्ट्रॉन्ग टाइप्स थे इंडिया के साथ, यस अफोर्डेबल्स था और प्लस लोगों के रिलेटिव्स यूएस में थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग दिलचस्पी ले रहे थे जाने के लिए। जी जी ओके सो अगर मैं बात करूं यूएस टूरिस्ट वीज़ा की तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझना चाहती हूँ कि क्या प्रोसीजर रहता है फाइल से लेके इंटरव्यू से लेके मतलब फुल डिटेल में जी 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 बिल्कुल। थोड़ा इजी हाँ नहीं बिल्कुल। इसमें बेसिकली जो प्रोसेस रहता है यूएस का, अगर हम नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा की बात करें तो एक B1 B2 कैटेगरीज होती है। इसमें जैसे कि आप अप्लाई करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपका जो है एक यूएस पोर्टल क्रिएट होता है। ओके यूएस पोर्टल के बाद आपका DS-160 फॉर्म होता है, जो कि आपकी सारी डिटेल्स जो है DS-160 फॉर्म में मेंशन्ड होती है। जी उसके बाद एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है, एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट या फिर नॉर्मल अपॉइंटमेंट बोलते हैं। ओके तो ये सब चीज़ें मेन रोल है जो यूएस B1 B2 वीज़ा के लिए प्रोसेस में आता है, जिससे आपकी कंप्लीट फाइल रेडी होती है। जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका एक इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है, जिसमें हम इंटरव्यू प्रिपरेशन लोगों की करवाते हैं। ओके जी जैसे अभी आपने मेंशन किया DS-160 फॉर्म तो ये बड़ा क्रूशियल सा रहता है तो जी इसमें आपने आज तक क्या देखा कि कौन कौन सी जो लोग होते हैं मिस्टेक्स अक्सर कर देते हैं DS-160 फॉर्म ही मेन चीज़ होता है यूएस वीज़ा के फॉर्म फिलिंग में। अगर आप इसमें देखो तो आजकल जो कस्टमर्स हैं कहते हैं कि हम अपना फॉर्म खुद ही फिलअप कर लेंगे, यस तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ओके और इसमें जो मेन चैलेंज होता है, फॉर्म्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, लाइक उनके नेम्स, पासपोर्ट नंबर्स। अभी आप जनरली देखो तो लोग एक ज़्यादातर अभी मिस्टेक कर रहे हैं, फर्स्ट नेम अननोन और लास्ट नेम अननोन में। ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आजकल वो, क्योंकि वो अपने पासपोर्ट्स में जो है चीज़ें मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ गिवन नेम मेंशन करते हैं पासपोर्ट में और सरनेम ब्लैंक छोड़ दे देते हैं, जिसकी वजह से उनको यूएस पोर्टल पे अपनी जो फाइलिंग है वो FNU करके स्टार्ट करना होता है, ओके जिससे कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं और इवन अमेरिका विजिट करके भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। तो जैसे सरनेम का आपने मेंशन किया जी तो ये ज़रूरी ही है सरनेम हाँ मेंशन करना जैसे कई लोग नहीं यूज़ जी करते जी जस्ट अपना फर्स्ट नेम यूज़ करेंगे जी एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स में सरनेम नहीं होता नहीं होता है, तो ये हमें पहले ही करेक्ट करवाना चाहिए पासपोर्ट बनाने से पहले। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर कोई गुरप्रीत सिंह है फॉर एन एग्जांपल, तो उसको गुरप्रीत अपना गिवन नेम और सरनेम की जगह सिंह मेंशन करवाना चाहिए। ओके बेसिकली सरनेम उनको ब्लैंक नहीं रखना चाहिए, बिकॉज आगे बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं। जी तो जैसे हम फाइल प्रेपरेशन की ही बात करें यूएस जी वीज़ा की तो इसमें आजकल काफ़ी स्कैम्स भी चलते जी हैं मैंने बिल्कुल। सुना है तो कुछ बताएंगे इसके बारे में हाँ बिल्कुल, ऐसा है अक्सर लोग अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो होते हैं उनके, हम्म सपोज़ कि अगर किसी एजेंट से उन्होंने फाइलिंग करवाई है, हम्म एक यूएस पोर्टल जो होता है, उसमें अर्ली अपॉइंटमेंट्स के लिए लोग अक्सर जो है अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है अननोन पर्सन को डिलीवर कर देते हैं, जिसमें उनकी काफ़ी उनके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो डिस्क्लोज़ करवा देते हैं या किसी को दे देते हैं, जो कि आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गया है। इसमें उनका जो देने का मोटिव रहता है लॉगिन क्रेडेंशियल कि वो अर्ली अपॉइंटमेंट उनको जल्दी मिल जाए, बट जी वो बगैर ऑथेंटिकेट किए हुए उनको डिलीवर कर देते हैं। हम्म ना उनकी लाइसेंस देखते हैं उनका, हम्म ना उनका ऑफिस एड्रेस देखते हैं, ये सब चीज़ें वो अवॉइड करते हैं और उनको डिलीवर कर देते हैं फॉर द थिंग ऑफ कि वो प्राइस के चक्कर में उनको डिलीवर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की चीप भी प्राइस। कमी है जी हाँ बिल्कुल, अवेयरनेस की बहुत सारी कमी है इसमें। सबसे पहले हम कस्टमर को देखना चाहिए कि वो सबसे पहले उसको ऑथेंटिकेट करे, उसका ऑफिस एड्रेस देखे, जीएसटी है, गवर्नमेंट लाइसेंस है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ें नहीं देखते हो तो आप ज़रूर एक स्कैम में शिकार हो सकते हो। यस जी तो कहीं ना कहीं अब जब टूरिस्ट वीज़ा होता है इसमें बैंक स्टेटमेंट्स जी फाइनेंशियल प्रूफ्स ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं जी तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खास तौर पे हम बात करें यूएसए की, तो यूएस एक ऐसी कंट्री है जो इट्स टोटली डिपेंड ऑन इंटरव्यू बेस्ड, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट बेस्ड। तो
लोगों को ये अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि ये आपसे आपका इंटरव्यू लेगी, ओके। नॉट डिपेंडेंसी कि आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा हम्म। या आपका वीज़ा आ जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम हम्म। पे, क्योंकि जो इंटरव्यू पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमें उसकी तैयारी प्रॉपर करनी चाहिए। हमारा हम्म। DS 160 फॉर्म अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। यस। जो चीज़ें उसमें मेंशन करनी चाहिए, वो हमें प्रॉपर फिलअप करनी चाहिए। ये रहता है ओके। प्रोसेस। सो फाइल प्रेपरेशन में जैसे ट्रैवल हिस्ट्री जो होती जी। है वो भी मैटर करती है कि नहीं? जी, बिल्कुल मैटर करती है। आप अगर एक बिज़नेस ओनर हैं, हम्म। सपोज़, तो अगर आपके पास कुछ ट्रैवल हिस्ट्रीज़ हैं, लाइक आपने साउथ ईस्ट एशियन अगर कंट्रीज़ ट्रैवल की हैं, लाइक हम्म। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, है ना? ये सब हम्म। कंट्रीज़ अगर आपने ट्रैवल की है, तो वीज़ा कहीं न कहीं लेने में थोड़ा प्रोसेस ईज़ी हो जाता है। ओके। द थिंग इज़ कि USA ये जानना चाहता है कि आपने अपने अराउंड जो कंट्रीज़ है, वो विज़िट की है या नहीं? हम्म। दैट्स द बेस्ट पार्ट। और अगर आपने ट्रैवल नहीं किए, तो व्हाई आर यू नॉट ट्रैवलिंग ऑन दोज़ कंट्रीज़ एंड व्हाई आर यू अप्लाइंग एट दिस टाइम टू USA? यस। सो दीज़ आर द बेसिक थिंग्स। कि उनको फिर तो साफ पता चल जाएगा कि ये USA क्यों जो आ रहे जी, हैं, बिल्कुल। मोटिव उनका। उनका जो मोटिव रहता है, वो ये समझते हैं कि शायद ये जॉब की वज़ह से तो नहीं आ रहे। जी। यस। तो सर जैसे जो फिर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते जी। हैं, फिर वो कौन सी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, लेकिन उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे ज़्यादा फ़ोकस करें। हम्म। और फर्स्ट टाइम अप्लाई मैं रिकमेंड पर्सनली तो नहीं करूँगा, लेकिन आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल है तो आप ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बनाएँ पहले। हम्म। मेरी ये ओके। सजेशंस रहेंगी। ओके। सो मैं एक पर्सनल क्वेश्चन ही पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप इसमें डील करते हो जी। इमिग्रेशन में, राइट? टूरिस्ट वीज़ा में। तो आपने कौन-कौन सी कंट्रीज़ में अभी तक ट्रैवल किया है? अभी तक मैंने 5 टू 6 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है। हुँ। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले चीज़ें समझी जाएँ, हुँ। उसके बाद मैं इसमें दिलचस्पी नहीं लेता हूँ ज़्यादा घूमने की। घूमने का ओके। हर किसी को शौक है, यस। बट मैं खुद पर्सनली ज़्यादा नहीं घूमता हूँ। ओके। ठीक जी। है कि आप लोगों को हेल्प करते हैं जी, मैं लेकिन। ज़्यादातर लोगों को हेल्प करता हूँ। यस। तो जो ये वीज़ा होता है इसमें कौन-कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं? जो वीज़ाज़ होते हैं, नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ाज़, इसमें हुँ। 5 टू 7 कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें आप सबसे पहले मैं B1 B2 की बात करूँगा, जो एक हुँ। टूरिस्ट वीज़ा होता है। F1 F2 होता है, जो स्टूडेंट्स कैटेगरीज़ में होता है। हुँ। C1D वीज़ा होता है, क्रू मेंबर्स के लिए होता है। और K1 जो वीज़ा होता है, वो लाइक मैरिज समथिंग, अगर ओके। आप मैरिज के लिए वहाँ हाँ। करवाते हो, उसके रिगार्डिंग है। और भी कैटेगरीज़ होती हैं, H1B वीज़ा होता है वर्क परमिट के लिए। इन सब की हुँ। जो है हम अर्ली अपॉइंटमेंट्स भी करवाते हैं कस्टमर्स का। ओके। और जो डेट्स आजकल नहीं मिलती हैं लोगों को, वो हम प्रोवाइड करवाते हैं एज़ ओके। सून एज़ पॉसिबल। जी। ओके। सो ऐसे ना एक जैसे एनआरआई होते हैं रिलेटिव्स जी। हमारे, तो उनका जो इनविटेशन लेटर होता है वो कितना इम्पैक्टफुल होता है अगर वो भेजें? अगर हम US वीज़ा B1 B2 के लिए अप्लाई करते हैं, हुँ। या तो आप खुद अप्लाई कर रहे हो या एजेंट के थ्रू अप्लाई कर हुँ। रहे हो। इसमें इनविटेशन लेटर मंगवाना, US में अगर वो सिटीज़न्स हैं या हुँ। रेज़िडेंट्स हैं, तो उनसे आप अगर लेटर मंगवा लें, तो बेस्ट रहता है, अच्छा ओके। रहता है, आपकी प्रोफ़ाइल इससे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस चीज़ में, इस प्रोसेस में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब इसमें ये है कि अगर वो उनका इनविटेशन लेटर हुँ। फॉर्मेट अच्छा है या एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो वो कहीं न कहीं अच्छा इम्पैक्ट डालती है। हुँ। इंटरव्यू के टाइम पे जनरली ये चीज़ें आस्क नहीं होती है, हुँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पूछ लिया जाए, तो हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट लेटर होना चाहिए, जो ओके। आपके रिलेटिव्स NRI हैं, हुँ। जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है या इनविटेशन लेटर भेजा है। ओके। जी। सो ऐसी जो सोलो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं उनको जी। काफ़ी शौक होता है घूमने जी। फिरने का। तो उनके लिए जो वीज़ा का चांस लगना मतलब कितना हाई होता है या फिर कम होते हैं चांसेस उनके लिए? इसमें हम बात करें तो US जो B1 B2 वीज़ा पे जो लोग ट्रैवल करते हैं, हुँ। USA चाहता है कि हमारे कंट्रीज़ में लोग घूमने आएँ। हुँ। ऐसा नहीं है वो वीज़ा नहीं देना चाहते, देना चाहता है। बट देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप हमारे पास आओ, घूमो, 6 मंथ तक स्टे कीजिए, और जो है आप हुँ। यहाँ जॉब के पर्पज़ से ना आए। यस। बेसिकली US का तो यही कंसर्न है। हुँ। तो इस वजह से जो है सोलो ट्रैवल का यही मेजर एक कंसर्न रहता है कि उनको वीज़ा मिल जाता है, बट उनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो तो। तो ठीक है। फ्रेशर पासपोर्ट्स पे जनरली नहीं मिलते हैं वीज़ा नहीं मिल ज़्यादातर। जो हुँ। लोग कहते हैं कि नहीं हम फ्रेश पासपोर्ट्स पे भी करवा देते हैं,
वो 100 में से कोई एक केस होगा। जनरली ऐसे वीज़ाज़ नहीं मिलते हुँ, हैं, हुँ। जो जेन्युइन बात है, हर कोई ये बात नहीं बताता। हुँ। सो जो वीज़ा का इंटरव्यू वगैरह रहता है, उसके लिए आप क्लाइंट्स को कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो? हम क्लाइंट्स को जो भी चीज़ें हैं उसके फॉर्म के रिलेटेड ही तैयारी करवाते हैं। जो भी उनके फॉर्म्स में इनकी हुँ। डॉक्यूमेंटेशंस हुई हैं, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी एजुकेशन डिटेल्स हैं, मैरिज डिटेल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। इंटरव्यू ट्रेनिंग देते हैं उनको प्रॉपर। जो भी स्टेप रहता है हुँ। बायोमेट्रिक से लेके इंटरव्यू तक, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम उनको गाइडेंस देते हैं, वन ऑन वन सर्विस देते हैं। सारी चीज़ें जो है उनको हम प्रॉपर बताते हैं ताकि उनका इंटरव्यू जो है क्लियर हो जाए आसानी के साथ। तो सबसे आपको तो जैसे काफ़ी टाइम हो गया ना इस इंडस्ट्री में, जी। सो सबसे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं इंटरव्यू में? जहाँ तक हम बात करें B1 B2 वीज़ा की, तो इसमें 4 टू 5 क्वेश्चंस होते हैं। हुँ। उसमें से मेजर क्वेश्चन एक ये रहता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप? ओके। दीज़ आर द मेन क्वेश्चन ऑफ यूएस हुँ। वीज़ा। तो क्लाइंट्स को अक्सर ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि पर्पस ऑफ विजिट उनका जाने का क्या है। समटाइम्स दे आर गोइंग टू मीट देयर रिलेटिव्स, बट समटाइम्स दे डोंट नो कि व्हाट दे सेड ऑन दैट टाइम, है ना? हुँ। तो ये चीज़ें बहुत दिक्कत आती हैं कस्टमर्स को। ओके। और उनसे उनके बिजनेस के बारे में पूछा जाता है, उनके एजुकेशंस के बारे में पूछा जाता है, हुँ। उनके फैमिली रिलेटिव्स के बारे में पूछा जाता है, उनके पास्ट लाइफ के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। हुँ। तो ये सब चीज़ें मेन बेसिकली पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में। तो बेसिकली अपनी लाइफ़ के बारे में ही पूछा जाता है? हाँ, जिस ताकि यूएस हुँ। इस चीज़ में क्लियर कर सके कि हम आपको यहाँ पे एज़ ए टूरिस्ट ही इनवाइट कर रहे हैं। हुँ। वी आर नॉट इनवाइटिंग यू एज़ ए जॉब सीकर। ओके। या यस। सो जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के दौरान जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, हमारी टोन होगी, जी, इनका कितना रोल रहता है? इनका बेसिकली बहुत मेजर रोल रहता है इसमें। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो आप एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में ही जाएँ। हुँ। ये मैं रिकमेंड अपने क्लाइंट्स को भी करता हूँ। अपने जनरली जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, उनको भी रिकमेंड करता हूँ। हुँ। इवन कि मैं खुद भी इस चीज़ पे भी फ़ोकस करके चलता हूँ। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जभी भी हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वी हैव टू वियर लाइक अ फॉर्मल हुँ। यूनिफ़ॉर्म, और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ओके। सो बेसिकली जिन लोगों की फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है, जी। तो अब मान लो किसी की फ़ाइल रिजेक्ट होगी, तो उसके बाद उसको तुरंत क्या चीज़ें करनी चाहिए? अक्सर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि जैसे उनकी रिजेक्शन फाइल्स XYZ किसी भी एजेंट से हुई हो या खुद उन्होंने हुँ। अप्लाई किया हो, तो उनको एटलीस्ट 1 ईयर का गैप रखना चाहिए अपने लास्ट रिजेक्शंस के अकॉर्डिंग। ओके। कई उनको मिसगाइड कर देते हैं कि नहीं, आप 2-3 महीने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, 6 मंथ के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, तो हुँ। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके। सो जैसे मान लो किसी ने अभी सेकंड अटेम्प्ट में अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करनी है, जी। तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है वो? सबसे पहले आप उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए देखें, तो आप लास्ट जो भी आपने मिस्टेक्स की होंगी अपने फॉर्म से रिलेटेड, अपने इनविटेशन से रिलेटेड, या आपको किसी ने इनवाइट किया है वो ऑथेंटिकेट हुँ। है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है। और सबसे पहले गैप का जो एक सिनेरियो रहता है, वो हुँ। चीज़ें आपने बहुत देखनी है। ओके। क्योंकि अगर आप इसमें मिसलीड हो जाते हैं, कोई आपको गलत गाइडेंस दे देता है कि आप 3 महीने बाद ही अप्लाई कर सकते हो, नो हुँ। सर, दे आर जस्ट टेकिंग योर मनी। मनी। सो ओके। दैट्स नॉट गुड थिंग। एक तो जो हमारी फ़ाइल हिस्ट्री है, उस पे भी मतलब प्रॉब्लम्स आएँगी आगे जी। जाके, और प पूरी फ़ाइल हिस्ट्री खराब हो रही जी, पूरी होती है। फ़ाइल हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। आपके जो भी ट्रैवल आप करोगे, वो तो डाटा उनके पास ऑलरेडी यस। एक्सिस्ट रहता है। आप अदर कंट्रीज़ में भी अप्लाई करोगे, सपोज़ आप यूएस नहीं जाते हो, कहीं और किसी भी कंट्री जाते हो, दे हैव योर डाटा। यस। डाटा इज़ द मेन थिंग, ऑल यू नीड टू नो। यस। तो हम जैसे बात कर ही रहे हैं कि लोग पैसों के कारण ऐसे गलत गुमराह करते हैं, तो जी, इस इंडस्ट्री को काफ़ी स्कैम इंडस्ट्री भी बोला जाता जी, है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न्स है कि इतना हार्श फेस करना पड़ता है इस इंडस्ट्री को? इस इंडस्ट्रीज़ में अगर हम बात करें, तो बहुत सारे जेन्युइन पर्सन भी हैं, बहुत सारे फेक भी पर्सन हैं। देखिए, कहीं भी आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ में जाएँ, तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी कि सारे ही आपको प्योर मिले, है हुँ। ना? तो ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि प्रॉपर उनका ऑथेंटिकेट एड्रेस है, जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं, हुँ। प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस है कि नहीं। तो ये चीज़ें हमें देखना पड़ेगा पहले।
तो वो कैसे चेक कर सकते हैं इन चीज़ों को? जैसे कई लोग तो अवेयर ही नहीं होते, जी, वो बहुत कॉमन से लोग हैं, मिडिल क्लास है, कईयों को नहीं इतनी जी, नॉलेज होती। जी। तो वो ईज़िली कैसे चेक कर सकते हैं ये चीज़ों को? इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ओके। जीएसटी पोर्टल पे आप जाके वहाँ उनका जो भी नंबर होगा जीएसटी का, हुँ, वहाँ से आप लॉगिन चाहे तो आप खुद कर सकते हैं, या अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी भी अपने रिलेटिव से या फ्रेंड सर्कल में किसी से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें यस। कैसे चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस जो उनको मिला है, हुँ, वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो आप इनके बारे में पुलिस स्टेशन से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिफ़िकेशन वहीं से मिली होती है। ओके। थर्ड, आप चेक कर सकते हैं कि उनका ऑफ़िशियल जो एड्रेस है, हुँ, वो फ्रीक्वेंटली चेंजेस तो नहीं है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन रिसेंट्स तो नहीं कर हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ। एक जगह पे कितने टाइम से स्टेबल हैं, कितने लॉन्ग टर्म से वो वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, कितने लोगों के रिव्यूज़ हैं अच्छे हुँ। उनके, कितने फीडबैक्स उन्होंने एक्सेस किए हैं। तो ये कुछ मेजर चीज़ेज़ हैं जो आप देख चेक कर सकते हैं कि ऑथेंटिकेट है या नहीं। ओके। सो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ लूप होल्स रह ही जाते हैं। जी। तो क्या ऐसा है कि इन चीज़ों में भी कोई लूप होल हो, किसी ने गलत जीएसटी नंबर ले लिया हो, कुछ फेक ऐसा बनानी हो, ऐसी चीज़ें भी होती हैं क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल डॉक्यूमेंटेशंस में लोग बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हुँ, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे आप मिस्टेक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। वहाँ पे जो आपने जीएसटी सर्टिफिकेट लिया होगा, वो हुँ। वहाँ पे पोर्टल पे वही बोलेगा। जी। इसमें आप लूप होल्स की अगर बात करें, लूप होल्स में इल्लीगल लाइसेंस भी रखते हैं। लोगों के हुँ, पास लाइसेंस नहीं होते हैं, बट फिर भी वो कहते हैं हमारे पास जेन्युइन है। तो आप उनसे क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं इस चीज़ों में। हुँ। बाकी फीडबैक एक बहुत अच्छा सिनेरियो है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लोगों के फीडबैक्स और रिव्यूज़ मैटर करते हैं कि वो कंपनी कैसी है, ठीक है जी। ना? जी। सो अगर मैं बात करूँ, जैसे हर कोई कहता है कि मेरा हर एक से यही सवाल होता है कि हर कोई कहेगा कि मैं स्कैम नहीं हूँ, जी, मैं तो ठीक हूँ, मैं जेन्युइन हूँ। जी। तो आप अपने आप को कैसे क्लैरिफ़ाई करते हैं कि आप स्कैम नहीं हैं? स्कैम की बात करें तो स्कैम वो पर्सन करते हैं जिन्हें फीडबैक्स और रिव्यूज़ हुँ। नहीं चाहिए होते हैं, आगे काम नहीं करना होता है, मार्केट में नाम नहीं बनाना होता है, और लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप आप जब करते हो, तो कहीं न कहीं आप कस्टमर को यकीन दिलाते हो दैट यू आर नॉट अ स्कैमर। यस। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, हम मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हमने अपना बेस्ट देना है, हमने जी। अपनी सर्विस अच्छी देनी है, वन ऑन वन सर्विस देनी है। कई कस्टमर्स के ये भी इंक्वायरीज़ रहती है कि सर, हमने कई एजेंट्स को अपना फ़ाइल दिया है, बट दे आर नॉट पिकिंग आवर कॉल्स आफ्टर 6 पीएम। हुँ, तो हम कस्टमर्स को ये भी बोलते हैं कि आप हमें रात 12 बजे तक भी कॉल कर सकते हो, वी आर ओके। ऑलवेज़ फॉर यू। तो ये कहीं न कहीं छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसमें हमने कस्टमर से अपना हुँ, फीडबैक और रिव्यू लिया है, एक ट्रस्ट गेन किया है हमने हुँ। कस्टमर्स का। ये हमारा रहता है। जी। तो आपके पास कोई ऐसा केस आया है कि जो ऑलरेडी किसी ने किसका साथ स्कैम किया हो, जी। फिर देन वो अपनी फ़ाइल आपके पास लेकर आया मेरे हो? पास डेली क्वेरीज़ आती हैं, डेली हुँ, समटाइम्स कि सर मेरे साथ ये हैपनिंग हो गई, मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया, मेरे सिक्योरिटी आंसर्स नहीं दे रहा है कोई, हुँ। तो हम उनके सिक्योरिटी आंसर्स भी रिकवर करवा के देते हैं, और जी। उनको जो भी उनकी ज़रूरत रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे अर्ली अपॉइंटमेंट से हो, डीएस 160 हुँ, फॉर्म से रिलेटेड हो, या उनका यूएस पोर्टल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो, हम सारा उसको करवा के देते हुँ। हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। ओके। तो सर जैसे आज के टाइम में क्या है कि यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट्स है, उसकी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, जी, काफ़ी क्वेरीज़ आती है और कहीं न कहीं जहाँ डिमांड होती है वहाँ स्कैम भी आता है और कई लोगों का जल्दी इसमें अपॉइंटमेंट्स लगती नहीं है। तो जी। इस सारे प्रोसीजर के बारे में बताएँगे आप? जी, यूएस अपॉइंटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो लोग आजकल अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आप ये कह सकते हो कि कहीं न कहीं किसी को भी अपना कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर कर देते हैं, हुँ, हुँ। विदाउट ऑथेंटिकेट किए हुए। वो ये नहीं चेक करते कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं, हुँ, लाइसेंस्ड है या नहीं, है ना? ऑफ़िशियल एड्रेस है या नहीं, ये सब चीज़ें विदाउट चेक किए हुए वो किसी के रेफ़रेंस के बेस पे अपने कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर कर देते हैं, जो हुँ। कि उनके साथ एक कहीं न कहीं स्कैम की चीज़ें हो जाती है। जी। तो अ, हम यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर्स को। हुँ, विदिन अ 7 डेज़ हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे आपके यूएस में कोई भी कैटेगरीज़ हो, चाहे वो बी1, बी2 हो, एफ1, एफ2 हो, एच1बी हो, के1 हो, ओ1 हो, या और भी कैटेगरीज़ है इसमें। उसमें हम विदिन अ 7 डेज़ कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी टीम उनको विदिन अ 7 डेज़ में कस्टमर को अर्ली अपॉइंटमेंट देती है, जिसमें हम उनसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं, कोई एडवांस चार्ज नहीं करते हैं। जब कस्टमर्स की अपॉइंटमेंट हो जाती है, आफ्टर दे वेरीफाई,
on that time they can pay. ओके, जी ठीक है सर। सो सर आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ये चीज़ें वायरल होती है, कन्फर्म्ड वीज़ा ऑफर्स, है ना? जी तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जेन्युइन होता है कि ये भी जी स्कैम है? आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि स्कैम का कैसे हम जस्टिफाई करें। सो दीज आर दी बिग स्कैमर्स, है ना, क्योंकि हुँ, ये अगर कंफर्म्ड वीज़ा के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कंफर्म्ड वीज़ा कुछ नहीं होता है, यूएस का कंफर्म्ड वीज़ा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल दैट दे आर चार्जिंग राइट नाउ 5 लाख 6 लाख 10 लाख हुँ, एंड कहते हैं कि हम आपका काम करवा देंगे, तो ये सब चीज़ें इर्रेलेवेंट है, इस पे आप ना जाएं। आप एक जेन्युइन प्रोसेस करवाएँ, कहीं से भी करवाएँ, आप जेन्युइन प्रोसेस करवाएँ। अपना फॉर्म्स आप प्रॉपर देखें, हुँ। अगर आपको नहीं पता है, आप यूट्यूब से चेक करें उसको, अर्ली अपॉइंटमेंट्स के लिए हमसे मिलें। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प आउट करेंगे उस चीज़ में। जी, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि लाखों रुपए ले लेते हैं, जी, तो आई थिंक इस इंडस्ट्री का काम ये था कि क फाइल प्रोसेस करके देना, है ना? इसकी एक मिनिमम फीस होती थी, जी, मिनिमम चार्जेस होती थी, लेकिन अब इसको ही बिज़नेस बना दिया, लाखों चार्जेस करने। हाँ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें लोगों को अवेयर नहीं है लोग इस हुँ, चीज़ को लेके कि जनरली फ़ीस कितनी होनी चाहिए। हर हुँ, कोई आज के टाइम पे गूगल कर रहा है और गूगल करके बहुत सारी उनके पास लिस्ट आ रही है, हुँ, बट वो जाए कहाँ उनको यही नहीं पता लग रहा। तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम लोगों को बहुत आ रही है आजकल। तो जी, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ इसमें अगर गाइडेंस नहीं होगी आपके पास, अगर प्रॉपर चीज़ें आप सर्च नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं आप ऐसे स्कैम का शिकार होंगे और 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख स्पेंड करोगे। यस। तो कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे होना नहीं चाहिए कि जैसे कुछ फिक्स्ड अमाउंट होती है कि इतने के बीच में ही फीस रख जी। सकते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? या फिर नहीं होता? देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूँगा अभी कोई भी इमिग्रेशंस गवर्नमेंट के ऑफिशियल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। हुँ, दे आर वर्किंग दे आर प्राइवेट, है ना? ओके। तो प्राइवेट जब कोई चीज़ें चलती हैं तो वो प्राइस अपने अकॉर्डिंग रखती है। सो वी कांट डिसाइड कि गवर्नमेंट ने इतना प्राइस दिया है तो हुँ, इतना ही रखना है। हाँ, गवर्नमेंट की एक फ़ीस होती है। हुँ, जैसे यूएस एम्बेसी ने भी राइट नाउ $185 वो चार्ज करती है ये B1 B2 नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा से रिलेटेड। तो उसमें एक स्टक लगाया हुआ है, एक स्टेबल किया हुआ है फ़ीस उसमें हुँ, कि बाउंड्रीज़ लगाई है कि आप इससे ज़्यादा पे नहीं करोगे। इसके अकॉर्डिंग वो उतने ही फ़ीस जमा करवा सकते हैं। हुँ। जी। सो अगर मैं आगे बात करूँ कि एलीट वीज़ा सर्विसेज़ की आगे आने वाले टाइम में क्या एक्सपेंशन्स हो सकती है या क्या नई-नई सर्विसेज़ का प्लान कर रहे हैं? अभी तो हम पंजाब लुधियाना से रन कर रहे हैं अपनी एलीट हुँ, वीज़ा सर्विस को। हम चाहते हैं कि इसको और भी एक्सपेंड करेंगे लाइक चंडीगढ़, मोहाली। हुँ, आप इसमें देखो जितना भी हुँ, एक्सपेंशन हो उतना बढ़िया हमारे बिज़नेस के लिए। बट हम चाहेंगे कि हमारा ओवरऑल इंडिया में 10 टू 15 ऑफिसेज़ क्रिएट हो और वास्ट लेवल पे हो। ओके। नॉट बट फॉर द यूएसए बट अदर कंट्रीज़ के लिए भी। हुँ, जी, सो ऑल द बेस्ट उसके लिए। थैंक यू। एंड अगर किसी ने आपको कॉन्टैक्ट करना हो सर्विसेज़ के लिए देन कैसे कर सकते हैं? हमारा खुद का जो है ऑफ़िशियल नंबर है 8427454726 हमारी हुँ, खुद की वेबसाइट है। जी। हमारा खुद का ऑफ़िशियल एड्रेस है। यू कैन विज़िट आवर ऑफ़िस एट लुधियाना जो कि हुँ, शिवपुरी नियर शिवपुरी के पास पड़ता है। यस, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके। जी। सो जो अभी अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं, उनके लिए आपको उनकी कोई एडवाइस देना चाहें आप, कुछ जी। बताना चाहें? अगर कोई रिसेंट में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, आपको चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी। हुँ, आपके फॉर्म डीएस 160 फॉर्म से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। हुँ, आप विदाउट डीएस 160 फॉर्म उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि फिर उसका रिज़ल्ट आपका नेगेटिव ही आएगा। हुँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी, एंड काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बातचीत जी, करके कि लोगों को कैसे अवेयर होना जी, चाहिए, जी, क्या छोटी-छोटी वो चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हैं जिसके कारण उनके साथ फ्रॉड ना हो, इमिग्रेशन के रिलेटेड वीज़ा के रिगार्डिंग। और फिर वो ऐसा होता है ना कि खुद भी तो अवेयर रह ही सकते हैं ना, खुद भी हमें रह पता है सकते हैं। मार्केट में स्कैम है। सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ जी सर हाँ, बात करके। धन्यवाद सर। थैंक यू।